नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार के अंदर। और दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने नदियाँ कंप्लीट कर ली। नदियाँ टॉपिक हमने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक मृदा। छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एक दो क्लासों के अंदर हमें इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज दोस्तों टॉपिक आप लगाओ मृदा, मिट्टी, सॉइल। ठीक है, लगाओ मृदा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पिछली पसंद आ रही है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, चैनल को अपने कांटेक्ट के अंदर शेयर कीजिए और अपने चैनल को बढ़ाने में आपका योगदान ज़रूर दीजिए दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिट्टी की बात करते हैं। तो भारत के अंदर दोस्तों बहुत सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत के अंदर जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाएगी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी। ये बहुत, क्योंकि भारत बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है। कहीं पर रेगिस्तान है तो कहीं पर पहाड़ियाँ हैं, कहीं पर नदियाँ बहती है तो कहीं पर सूखा है। इस प्रकार से भारत में अलग अलग वनस्पति में भी बहुत सी भिन्नता है। कहीं पर बड़े बड़े घने जंगल मिलेंगे और कहीं पर देखने के लिए एक पत्ता भी नहीं है। तो भारत एक विविधता का भरा देश है जिसके अंदर अनेक मिट्टी मिलती है। हम भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आप पहली मिट्टी और भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी लिखिए, जलोढ़ मिट्टी। इसके बारे में आप पहले भी कुछ जानकारी रखते हो अगर आपने पिछली क्लास देखी है। लिखिए दोस्तों, ये है भारत का सबसे बड़ा मृदा समूह है। लगभग ये भारत में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है उनमें 40% मिट्टी आपके कौन सी है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में दोस्तों क्या हमने पहले बात कर रखी है। जलोढ़ नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से ये मिट्टी बनती है। तो लिखिए, नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बहाकर लाए गए अवसादों से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का एक दूसरा नाम और है दोस्तों। मुख्यतः इसको सभी जलोढ़ मिट्टी नाम से जानते हैं, लेकिन इसे निक्षेपण मृदा भी कहते हैं। निक्षेपण मृदा भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो आपको पूछ ले किस मिट्टी को निक्षेपण मृदा भी कहा जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, इस मिट्टी के अंदर दोस्तों आपके नाइट्रोजन और आपके फास्फोरस, आपको हिंदी में लिखा देते हैं, चलो आप ऐसे समझोगे नहीं तो। नाइट्रोजन इसमें देखो, नाइट्रोजन ह्यूमस अधिक नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें पोटाश की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसमें क्या है? पोटाश की मात्रा, इसके अंदर पोटाश अधिक पाया जाता है दोस्तों। तो आपको पूछ ले पोटाश सर्वाधिक किस मिट्टी के अंदर पाया जाता है, तो लिख लीजिए इस मिट्टी में पोटाश की अधिकता है। और ये जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, ये एक बात और ध्यान रखनी है, जलोढ़ मिट्टी मिलती कहाँ है? तो मैंने आपको बताया था नदियों द्वारा बहाकर लाई गई। तो अपने उत्तरी मैदानी प्रदेश
नदियों वाला ये समतल मैदानी, यहाँ पर गंगा नदी और बहुत सी नदियां बहती है। तो मुख्यतः भारत का जो ये उत्तरी मैदानी प्रदेश, जो हमने भौतिक विभागों के अंदर विस्तार पूर्वक बात की थी, उसी क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अपने ये वाला क्षेत्र है, यहाँ गंगा नदी बहती है, ये यहाँ पर क्या है आपके, यहाँ और आपके ये जहाँ डेल्टा बनाती है नदियाँ, ये पूर्वी घाट वाला क्षेत्र, ये पूर्वी घाट है ना, यहाँ पर आपके जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। तो आप लिख लीजिए, यह उत्तरी मैदानी प्रदेश व पूर्वी तटीय मैदानों में पाई जाती है। और पूछ ले इसमें कौन सी फसल अधिक होती है, तो दोस्तों मिट्टी में सारे गुण हैं इसके अंदर, आप कोई भी फसल इसके अंदर उगाओगे तो आपके अच्छी तरीके से सभी फसलों के लिए ये मिट्टी है ना बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष नई नई मिट्टी आती रहती है, तो उनके अंदर गुण बहुत होते हैं और फसलें भी बहुत अच्छी होती है। तो अपने जलोढ़ मिट्टी के बारे में बात कर ली। अब दूसरी जलोढ़ मिट्टी के बाद में दोस्तों भारत के अंदर सर्वाधिक पाए जाने वाली आपके जो मिट्टी है वो है आपके काली मृदा। काली मृदा, ठीक है, यह लावे के अपरदन से निर्मित है। लावा मतलब समझ गए आप दोस्तों, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो लावा निकलता है ना, मान लो अपने ये ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी से जब फटता है ज्वालामुखी, तो यहाँ से हम देखते हैं पानी की तरह वो निकलता रहता है आगे, आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कहीं पे। तो जब वो ठंडा पड़ के जम जाता है ना, तो आपके क्या है, आग्नेय चट्टाने निर्माण होता है, आग्नेय चट्टान होगा। चट्टाने हम पढ़ेंगे, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टाने, 3 प्रकार की चट्टाने होती हैं। तो यहाँ क्या है, ये आपके जम जाता है, जमने के बाद में धीरे धीरे बरसातों से, मौसमों की झेलते झेलते यहाँ से काली मिट्टी निर्माण हो जाती है। ठीक है, ये लावा से निर्मित मिट्टी है। ठीक है, इसलिए लावा काला होता है, इसका भी रंग क्या है, काला है। ये लावे के अपरदन से निर्मित है। अन्य नाम लिख लीजिए, इसके बहुत से प्रसिद्ध नाम है, अन्य नाम इसके अंदर दोस्तों ये कपास और गन्ने के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी है। आपको अगर कपास और गन्ने की खेती करनी है और आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ काली मिट्टी ये दिखता है, तो आपकी फसल बड़ी अच्छी होगी। इसीलिए आपके कपास के अंदर है ना, गुजरात और महाराष्ट्र कपास के अंदर सर्वाधिक उत्पादन करता है। गन्ने के अंदर आपके यूपी और महाराष्ट्र सर्वाधिक उत्पादन करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपके काली मिट्टी। इसीलिए आप लिख ले, ये कपास और गन्ने के लिए उपजाऊ है बहुत। कपास व गन्ने की फसल के लिए सबसे अच्छी आपको ये मिट्टी, इसलिए इसका नाम क्या है, कपासी मृदा। आपके रेगूर मिट्टी भी इसको कहते हैं, बहुत बार पूछ रखा है ये रेगूर मिट्टी भी इसको कहते हैं। ठीक है, कपास मृदा, रेगूर मृदा इसके। और इसको क्या है दोस्तों, मृणमय मृदा भी कहते हैं, मृणमय मृदा भी इसको कहते हैं। ये भाई तीनों के तीनों नाम किसके हैं, इस काली मिट्टी के। ठीक है, ये अन्य नाम हो गए, लावा के अपरदन से ये निर्मित होती है, कपास और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही अच्छी है, और इसके ये अन्य नाम है। होता क्या है दोस्तों, ये सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता इसके अंदर है। पहले आप ये लिखिए, सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता इस मिट्टी में पाई जाती है, हम बात करते हैं मृणमय क्यों कहते हैं दोस्तों। आपने क्ले सुना ना, क्ले हम खिलौने बनाते हैं ना, वो बच्चे लेकर आते हैं, वो मिट्टी एक प्रकार से रबड़ की तरह वो मिट्टी होती है, हरे पीले अलग अलग रंग तो उसमें डाल देते हैं, क्ले में खिलौने बनते हैं। क्ले
आप गूगल पर अगर किसी को समझ में आ गया तो बढ़िया बात है, वरना आप लिखो क्ले टॉयज, क्ले से बने हुए खिलौने, तो वो इसी मिट्टी से बनते हैं, इसलिए इसे मृण मृदा भी कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, इसकी जल ग्रहण क्षमता बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ये जल को बहुत लंबे समय तक क्या है, अपने ये जो राजस्थान की मृदा है, आप अपने इसको हम ओखली कहते हैं, ओखली कहते हैं अपने पीली मिट्टी, इसमें पानी आप डाल दो और 5-7 मिनट इधर उधर जाकर आकर देखो, आप वो दिखेगा यहाँ पानी था ही नहीं, क्योंकि पानी को पकड़ नहीं पाती, पानी अंदर चला जाता है। लेकिन अगर काली मिट्टी पर आप मान लो 1 लोटा पानी गिरा देते हो, तो आप देखोगे वो बहुत समय तक गिल्ली पड़ी रहेगी, सूखेगी नहीं, क्योंकि इसकी क्या है, जल ग्रहण, जल को ग्रहण करने की क्षमता बहुत बढ़िया है। अपने सबसे बुरी जल ग्रहण क्षमता अपनी इस बलुई मिट्टी की है। इसीलिए क्या है, बरसात अगर हो भी जाए ना, तो 2-3 घंटे के अंदर ही धूप आए तो सारा का सारा ऐसे जाना हुई कि नहीं हुई। लेकिन काली मिट्टी में ऐसा नहीं है, इसकी जल ग्रहण क्षमता सबसे ज्यादा है। और जल ग्रहण क्षमता जब इसकी ज्यादा है तो ये क्या है, जल ग्रहण करने के कारण इसमें क्या है, ये फूल जाती है। क्या करती है, इसके कण है ना, ये फूल जाते हैं, और फूलने के बाद जब इस पर धूप गिरती है, धूप गिरती है, तो ज़्यादा धूप के कारण बाद में सूख जाती है। थोड़े समय बाद सूख जाने के बाद में दोस्तों, आपने इस प्रकार की मिट्टियाँ देखी होगी जिनके बीच में इस प्रकार से दरार आ जाती है, ऐसी फोटो देखना, आप फोटो देखते रहे करो, जो मैं बताऊं आपको क्या याद, आपने देखी होगी फिल्मों के अंदर ऐसी मिट्टी जिसके बीच में बड़ी बड़ी दरारें हैं, वो यही, और उसका रंग भी काला था कहीं अगर आपने देखी तो, वो इसी काली मिट्टी के। इसलिए दोस्तों इसको क्या है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपने आप ही जुताई कर लेती, भाई जुताई करते हैं तब हम ऐसे खड्डा करते हैं तभी जुताई होती है, थोड़ा 3-4 फुट पर अंदर बीज डालेंगे तभी, तो इसको क्या कहा जाता है, ये तो भाई स्वतः ही जुताई कर लेती है। क्या कर लेती है, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। तो आपको पूछ ले स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है, तो क्या कहोगे आप, काली मिट्टी। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा अधिक नहीं पाई जाती है। इसमें आप लिख लो N नाइट्रोजन है, P फास्फोरस है, और ह्यूमस की मात्रा सीमित है, लिख लेना सीमित, सीमित होती है। और इसमें भी पोटाश की मात्रा अधिक है, पोटाश की मात्रा क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। पोटाश की मात्रा तो इसके अंदर अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तो अभी तक नहीं पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ रखा है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है। जैसे पूछ रखा है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो आपको पूछ ले इसका रंग किसके कारण है, टाइटेनिफेरस मैग्नाइट। ये अब एक प्रकार से आप साइंस के अंदर पढ़ोगे तो वहां की बात है, लेकिन आप इतना ही ध्यान रख लो, यहाँ पर काली मिट्टी का रंग काला क्यों है, रंग काला है क्योंकि काली मिट्टी में क्या पाया जाता है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, इसमें एक प्रकार का ये क्या है, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। पूछे आपको काली मिट्टी का रंग काला क्यों है, तो उत्तर क्या होगा, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की अधिकता के कारण इसका रंग क्या है, काला है, ठीक है। तो जब लावा निकलता है तो लावा के अंदर है ना इसकी मात्रा अधिक होती है, इसीलिए उसका रंग काला हो जाता है। शुरू में तो वो लाल होता है दोस्तों, आग की तरह, लेकिन जमने के बाद वो क्या है, इसी के कारण, इसकी अधिकता के कारण क्या हो जाता है, वो काला हो जाता है, ठीक है। और इसमें दोस्तों और भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस तो कुछ मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके मैग्नीशियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिना, लाइम,
और आपके आयरन की मात्रा भी पाई जाती है। ठीक है, तो सारी बात हमने इसके बारे में कर लिया दोस्तों, लेकिन ये पाई कहाँ जाती है अभी उसकी भी हम बात करते हैं। जैसे अपने जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती थी, उत्तरी मैदानी प्रदेश और आपके पूर्वी तटीय मैदान, ये आपके उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में वो पाई जाती थी। अब लिखो यह ये आपके दक्षिणी पठारी प्रदेश में पाई जाती है। दक्षिणी पठारी प्रदेश की आपके दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम भाग में अधिक पाई जाती है। ऐसे लिख लो महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों के अंदर क्या है, ये आपके अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपके काली मिट्टी की बात हो गई है कंप्लीट। ये दक्षिणी पठारी प्रदेश में पाई जाती है, ये आपके मुख्यतः महाराष्ट्र गुजरात, ये काली मिट्टी हो गई आपके कंप्लीट। अब लिखिए आप तीसरी मिट्टी दोस्तों, लाल व काली मिट्टी। इनका निर्माण दोस्तों आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से होता है। ठीक है, तो इस बात को तो आप समझो, लिखने की जरूरत नहीं है। काली मिट्टी में आपके लोहे की अधिकता होती है, इस बात को लिखो। इस मृदा में लोह तत्व अधिक पाया जाता है, इसी कारण इसका रंग लाल है। इसका लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग क्या है दोस्तों, लाल रंग है। ठीक है ना, लाल रंग इसका पाया जाता है, इसी के कारण इसका लाल रंग है। इसमें भी वो सेम ही लाइन लिख लो। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा क्या है, एवरेज है, मतलब सीमित है, मात्रा सीमित है। लेकिन अधिकता किसकी होती है, लोहे की आपके इसमें अधिकता ज्यादा होती है। ये लाल पीली मिट्टी है ना, ये भी आपके दक्षिण पठारी प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग व दक्षिणी भाग में पाई जाती है। दक्षिणी भाग में पाई जाती है। जो महाराष्ट्र का अपने उत्तर पूर्वी भाग होगा, आपके उस नक्शे के अंदर जब आप देखोगे ना, ये अपने दक्षिणी पठारी प्रदेश हो गया, तो इसके उत्तर पूर्वी भाग के अंदर, उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर जो काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इसका ये उत्तर पूर्वी भाग है और ये जो दक्षिणी वाला भाग है, यहाँ पर ये लाल पीली मिट्टी दोस्तों पाई जाती है। ठीक है, तो ये अपने लाल मिट्टी के बाद में भी हमें इतनी ही बात करनी है। ये दोस्तों उत्तरी पूर्वी भारत है ना, उत्तरी पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है, दोस्तों। ठीक है, तो अपने लाल काली मिट्टी के बारे में इतनी ही बात करनी है। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आते हैं आपके काली मिट्टी से। आप देखोगे अगर पिछले क्वेश्चन दो हर लाइन से इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आ रखे, तो काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट आपने ज्यादा रखती है। ठीक है, एक आप लिख लो अपने लेटराइट मिट्टी, चौथी मिट्टी आप लिखो लेटेराइट।
राइट, लेटराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, लेटराइट मिट्टी, इस लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहां दोस्तों वर्षा अधिक हो और तापमान भी बहुत ज्यादा हो, जहां गर्मी भी जोरदार पड़े और वर्षा भी जोरदार हो। ठीक है ना, तो ये तो उस क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। और अपने इसके अंदर देख लो, इसका निर्माण निशातन प्रक्रिया से होता है। इस मृदा में लौह व एल्यूमिनियम के ऑक्साइड अधिक पाए जाते हैं। निशालन प्रक्रिया दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि पानी के अंदर जितने भी तत्व होते हैं वो सभी मिट्टी के अंदर चले जाते हैं, और उन सभी तत्वों के मिट्टी के अंदर जमा होने के कारण जो भी तत्व ऊपर, मुख्यतः लौह और एल्यूमिनियम तत्व है जो जल में घुलनशील ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये मिट्टी के ऊपर रह जाते हैं, जिस कारण इस प्रक्रिया को निशालन प्रक्रिया कहा जाता है। और निशालन प्रक्रिया से ही आपके लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। तो इसमें भी आपके क्या है, लौह और एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि लौह और एल्यूमिनियम मात्रा किस मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक है, उस सभी को आप याद करना। ठीक है ना, और ऐसे भी पूछ सकते हैं भाई निशालन प्रक्रिया से किस मिट्टी का निर्माण होता है। ये भी दोस्तों काली मिट्टी की तरह क्या है, जब सूख जाती है तो बड़ी कठोर हो जाती है। क्या हो जाती है? बड़ी कठोर हो जाती है। कठोर होने के कारण क्या है, इस मिट्टी का काम है ना, ईंटें बनाने के अंदर इस लेटराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग आपके किया जाता है इसके अंदर, ईंट बनाने के अंदर। और ये आपके क्या है, मेघालय क्षेत्र के, मेघालय पठार है ना, हमने बात की मेघालय पठार, जहाँ गारो, गासी, जयंतिया पहाड़ियाँ आपके पाई जाती है। ठीक है, इसमें लो और एल्यूमिनियम वाला इंपॉर्टेंट है भाई, इनके ऑक्साइड आपके अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे ईंटों का निर्माण होता है। ऐसे लिख लो, पूरी लाइन लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे लिखो, इसकी कठोरता के कारण। अभी हम ऐसे लिखें, अधिक धूप पड़ने पर ये अधिक कठोर हो जाती है, ऐसे लिखने से कुछ नहीं है। आप ऐसे लिख लो, इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग मिट्टी बनाने में किया जाता है। और लास्ट मेन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों ये है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट। हम बात करें तो क्वेश्चन आए तो यहां से आ सकता है। और ये पाया कहां जाता है दोस्तों, ये एक तो मेघालय पठार व हमने पूर्वी घाट पर तो हमने बात की, आपके पूर्वी तटीय मैदानों के अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाए। ये पश्चिमी तटीय पश्चिमी घाट की ढालों पर, पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं उनकी ढालों पर ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः लौह और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। निशालन प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है, ईंटें भी इस पर निर्माण की जाती है। ये अपने लेटराइट मिट्टी है। देखो दोस्तों, दो बात हर लाइन आपको हमेशा याद होनी चाहिए। एक इसमें क्या है, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की तो एक एक लाइन आपको याद होनी चाहिए। और दूसरी, मिट्टी के अंदर आप इसमें कौन से तत्व की अधिकता है और ये कहाँ पाई जाती है, कौन से तत्व की अधिकता है और ये कहाँ पाई जाती है, ये दो लाइन से क्वेश्चन बनते हैं और आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभी कितनी मिट्टी कर ली हमने, 4 मिट्टी कर ली। तो अभी अपने वाली को क्यों पीछे छोड़ो, पहले शुष्क मृदा लिख लीजिए, शुष्क
मृदा, या इसे बलुई मृदा भी कहते हैं, बलुई मृदा। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जहां पर तापमान बहुत अधिक हो और जहां वर्षा भी कम हो। लेटराइट मिट्टी में आप ये लाइन लिख लो, भले आपको थोड़ा क्या है पेपर में पूछे नहीं पूछे, लेकिन आपको थोड़ा समझने के अंदर भी समझ में आनी चाहिए चीज, तो उसमें लिख लेना। इसमें भी ये है, जैसे इसको तो आप सभी राजस्थान का आपको पता ही है, ये उस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है जहां पर वर्षा बहुत कम और तापमान बहुत ज्यादा होता है, उस क्षेत्र के अंदर ये आपके मृदा पाई जाती है। ठीक है, और इस मृदा के अंदर दोस्तों आपके मुख्य तत्व आपके फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। अधिकता किसकी है? अधिकता, तो ये ध्यान रखना, फास्फोरस, फास्फोरस की मात्रा इसके अंदर क्या है? अधिक पाई है। इसकी जल ग्रहण क्षमता बिल्कुल भी, इसकी जल ग्रहण क्षमता बहुत कम है। काली मिट्टी की सबसे ज्यादा है जल ग्रहण क्षमता, सबसे कम जल ग्रहण क्षमता क्या है? सबसे कम है, इतनी ध्यान रखना। अधिकता क्या है इसके अंदर? इसकी अधिकता फास्फोरस तत्व की इसमें सर्वाधिक अधिकता है, और ये लाइन लिख लेना। ये वैसे आपको पता ही है, जहां वर्षा कम हो तापमान ज्यादा हो यहाँ पे पाई जाती है, जल ग्रहण क्षमता सबसे कम है। और इस ये कहाँ पर पाई जाती है, कौन से क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? तो आप लिख लो, ये पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के कुछ क्षेत्रों, पंजाब, गुजरात व हरियाणा के क्षेत्रों में पाई जाती है। हमने बात की अपने तो यहाँ पर है ही, पंजाब में भी अभी गंगानगर, हनुमानगढ़ अपने पास, पंजाबगढ़, मुक्तसर और आपके बठिंडा लगते हैं। मुक्तसर बठिंडा में भी आप कभी जाओगे तो अपनी वाली मिट्टी है वहाँ पर। गुजरात के अंदर कच्छ का रेगिस्तान है, आपको पता है कच्छ का रेगिस्तान, वहाँ पे भी है। और हरियाणा के कुछ क्षेत्र में भी अपनी ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, मुख्यतः अधिकता तो सारा सबसे ज्यादा तो राजस्थान के अंदर ही है, और बाद में सेकंड नंबर गुजरात, बाद में पंजाब, हरियाणा अपने लगते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो शुष्क मृदा में आपके ये बस एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन यही से आएंगे, ये आप याद कर लीजिए। अगली मृदा हम लिखते हैं दोस्तों, ये लिखिए आप। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट लाइनें अपने याद करो, आपको बिल्कुल यहाँ से मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस जो लिखा दिया है वो आपको याद होना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको ये सब चीजें उपयोगी लग रही है तो चैनल, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। लाइक दबा दीजिए आप, लाइक वाला, और शेयर दबा कर दीजिए। या उस वो एक टीचर थे ना जिनका वीडियो वायरल, जय महाकाल की, दबा दो, उस प्रकार से आपको बोलना पड़ेगा, या अपना पे आप सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को शेयर कराओ भाई, उस तरीके से बोला नहीं जाता है। लेकिन वो कौन से डब्बू सर है, क्या नाम है, जय महाकाल की, उज्जैन वाले, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर कर दिया करो आगे से आगे। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो अपने लिखो भाई, अगली है क्षारीय व लवणीय मृदा। ठीक है, क्षारीय व लवणीय मृदा। क्षारीय और लवणीय मृदा दोस्तों उन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है जहां पर एक तो रसायनों का बहुत ज्यादा प्रयोग हो। रसायन है ना, रसायन अभी अपन खेती के अंदर अलग यूरिया और अलग अलग चीजें बहुत सी डालते हैं, तो उनके कारण क्या है, मिट्टी के जो तत्व है वो सभी खत्म हो जाते हैं, और मिट्टी या तो उसमें लवणीय मृदा हो जाती है या वो क्षारीय मृदा हो जाती है। ठीक है, और या समुद्र के आसपास क्षेत्र, ज्वारीय, समुद्र के अंदर तो नमक होता ही है, जो ज्वार भाटा बहुत ज्यादा उठता है ना, तो वहां वाले क्षेत्रों के अंदर भी ये मिट्टी पाई जाती है। दो कारण है इस मिट्टी के बनने के। वैसे ये कोई मिट्टी नहीं है, ये अच्छी मिट्टी, मान लो जलोढ़ मिट्टी है या कोई भी मिट्टी, एक अच्छी मिट्टी है जिसके अंदर हम बार बार रसायनों का प्रयोग कर करके मिट्टी को बिल्कुल कर देते हैं खत्म, और ये मिट्टी बन जाती है। असल में ये कोई मिट्टी नहीं, इसमें नमक की अधिकता ज्यादा हो जाती है, इसके अंदर क्षारीय ज्यादा हो जाती है।
तो उस कारण इनका नाम लवणीय मृदा पड़ गया। और क्षारीय, वास्तव में ये कोई इस प्रकार की मिट्टी थोड़ी ना है, लेकिन रसायनों का प्रयोग कर करके मिट्टी की गुणवत्ता को जब हम खराब कर देते हैं तो इस प्रकार की मिट्टी होती है। जैसे पंजाब के अंदर बहुत फसलों के अंदर जहर छिड़का जाता है, जो इस मिट्टी पंजाब में बहुत पाई जाती है भाई ये। तो लिखो अधिक रसायनों के प्रयोग से इस मृदा का निर्माण हो जाता है। वह जहाँ ज्वारीय गतिविधियां होती है वहाँ भी यह मिट्टी पाई जाती है। तो कौन से तत्व इसमें ज़्यादा है दोस्तों? इसमें एक तो सोडियम, सोडियम लिख लेना भाई, सोडियम, सोडियम व पोटाश। सोडियम और पोटाश की मात्रा क्या है? अधिक है इसमें। सोडियम व सोडियम नमक की कहते हैं हम, सोडियम क्लोराइड कहते हैं ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक, नमक को साइंस में सोडियम क्लोराइड कहते हैं। तो इसमें सोडियम की मात्रा तो, नमक लवण अपने आप पता चल रहा है, सोडियम की मात्रा तो अधिक इसमें होनी है, ठीक है। तो इसमें सोडियम व पोटाश की मात्रा क्या है? मात्रा अधिक पाई जाती है, मात्रा अधिक पाई जाती है। सोडियम व पोटाश की मात्रा इसके अंदर अधिक पाई जाती है। और इसे अन्य नाम क्या है इसके? लिखिए अन्य नाम, अन्य नाम रेह, कल्लर, ऊसर मृदा। आपको पूछ ले आपके रेह, कल्लर, ऊसर मिट्टी जितनी भी है कौन सी है, तो अपने इन क्षारीय और लवणीयों का अन्य नाम है भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। रेह मिट्टी, कल्लर मिट्टी, ऊसर मिट्टी, इसी मिट्टी का अन्य नाम है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? हरित क्रांति दोस्तों हुई थी, आपको पता है हरित क्रांति, तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर आपके हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति के अंदर गेहूं में तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन दालों के अंदर इनमें इसकी ज्यादा सफलता नहीं। हरित क्रांति सर्वाधिक पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र के अंदर हुई थी। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये क्षेत्र जहां ये पाई जाती है, ये पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर तो रसायन के कारण पाई जाती है। रसायनों का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ यहाँ पर, इस कारण इन जगहों पर तो रसायन के कारण पाई जाती है, ठीक है ना, रसायन के प्रयोग के कारण पाई जाती है। लेकिन कच्छ के रण के अंदर भी पाई जाती है। कच्छ का रण है ना अपने गुजरात के अंदर, वहां ये पाई जाती है। लेकिन यहाँ पर तो क्या, समुद्र की गतिविधियों के कारण ज्वार भाटा अमावस्या पूर्णिमा को उड़ता है, तो जिस कारण यहाँ की मिट्टी भी क्या है, लवणीय मृदा हो रखी है, ठीक है। तो लव आपके लिखो, क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय भूमि को वापस क्या है, कहीं मान लो पंजाब हरियाणा में मिट्टी एकदम खराब हो गई है, क्षारीय हो गई है, तो उसको सही करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कौन से खनिज का? अपने राजस्थान में बहुत पाया जाता है ये, सबसे ज्यादा गोठ, मांगलोर, नागौर के अंदर, अपने बीकानेर के अंदर, जैसलमेर, बाड़मेर के अंदर आपके जिप्सम पाया जाता है, ठीक है। तो जिप्सम के प्रयोग से क्षारीय भूमि को कुछ हद तक सही कर लिया जाता है, ठीक है। क्षारीय भूमि को जिप्सम के प्रयोग से उपयोगी बनाया जा सकता है, या जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और आपके लवणीय मृदा के अंदर लवणीय मृदा को रॉक फास्फेट के प्रयोग से उपयोगी
बनाया जा सकता है। रॉक फास्फेट की अपने राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी खान कौन सी है? जामड़ कोटरा उदयपुर। और कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर के बिरमालिया के अंदर। अपने जिप्सम गोटमांगलोर और जिप्सम की सबसे बड़ी खान कौन सी है? अपने भारत के अंदर ही, अपने बीकानेर के अंदर ही है। अपने जामसर है ना, जामसर धीरेरा, जामसर के अंदर अपने सबसे बड़ी खान है जिप्सम की। ठीक है, तो क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्षारीय भूमि को लिख लेना भाई, क्षारीय भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। और लवणीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए रॉक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अपने लगभग सारी मिट्टी कर ली है। एक मिट्टी बाकी रह गई है अपने, जो ज्यादा ना तो पूछी जाती है, लेकिन अगर कल वाली वीडियो में 5-6 लाइनें छोड़े क्यों, उसको भी करा देंगे आपको। और लगभग अपना मिट्टी का टॉपिक पूरा हो गया है। ठीक है, कल 5-10 मिनट अपने कोई बात कर लेंगे, एक दो जो मिट्टी रही हुई है, और मिट्टी के संरक्षण के लिए हम क्या क्या उपाय कर रहे हैं आधुनिक रूप से, या मिट्टी के अपर्दन के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। पूछ लेते हैं भाई, मिट्टी के अपर्दन के कारण कौन कौन से? 4 ऑप्शन दे देते हैं, बहुत कौन सा ABCD, कौन सा इसमें कारण है और कौन सा नहीं है, तो वो भी थोड़ी बहुत हम बातें कर लेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो दोस्तों आपको अगर वीडियो उपयोगी लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करते रहो, आगे बढ़ाते रहो चैनल को। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो के अंदर।